नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रहेगा वो हमारा ऑरिफिस के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरिफिस मीटर क्या होता है, ऑरिफिस मीटर का डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं और उसके न्यूमेरिकल के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। कि ऑरिफिस मीटर जो होता है वो एक डिवाइस होती है और वो डिवाइस यूज होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए। डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज मेजरमेंट कहें या फिर फ्लो रेट कहें, बात एक ही है। तो ऑरिफिस मीटर एक डिवाइस है जो कि यूज होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए या फिर रेट ऑफ फ्लो मेजरमेंट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो डिवाइस होता है ये चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। सस्ता ये इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर सिंपल एक प्लेट लगी हुई होती है। वो कौन सी प्लेट होती है अभी जस्ट हम बताने वाले हैं। तो इसके अंदर एक प्लेट लगी हुई होती है और बाकी अरेंजमेंट वेंचुरी मीटर के की तरह नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो ऑरिफिस मीटर है वो एक क्या होता है, सर्कुलर प्लेट होता है। तो सर्कुलर प्लेट कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा फ्लो की डायरेक्शन है, ये वाली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे फ्लो की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो ये पाइप देख रहे हैं आप, तो ये पाइप का डायमीटर होता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा पाइप का डायमीटर है। ये पाइप का डायमीटर होता है। अब ये जो पाइप है इसका ये डायमीटर होता है, इसको मैंने नाम दे दिया D1। इसको हमने नाम दे दिया D1। और इसके अंदर एक पाइप का डायमीटर और होता है कि कुछ इस तरीके का डायमीटर होता है, ये वाला। तो ये जो दूसरा वाला है डायमीटर छोटा वाला, ये रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है डी नोट को। यानी कि डी नोट क्या है, यही जो डी नोट है यही ऑरिफिस मीटर है। तो ऑरिफिस मीटर जस्ट लाइक ए प्लेट, एक प्लेट होती है और बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्लेट होती है वो ये वाली प्लेट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट है। अब आप कहेंगे सर सर्कुलर है, ये इस तरीके से कैसे दिखाई दे रही है? तो ये जो सर्कुलर प्लेट है कुछ इस तरीके की होती है, जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको बना करके इसका डायग्राम। तो यहां पर ये जो सर्कुलर प्लेट है, अब मैं इस सर्कुलर प्लेट को अगर मैं यहां साइड से देखूंगा, ये वाला साइड से, तो यहां अगर हम साइड से देखेंगे इसको, ये वाली साइड से, तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा, है ना, इसी तरीके का नजर आएगा। तो जब ये इस तरीके का नजर आएगा तो यही ये चीज है जो कि मैं यहां पर इसको देख रहा हूं, ये जो है। तो ये क्या है, हमारी सर्कुलर प्लेट है। ये नीचे से शार्प एजेस होता है इसका। तो ये हमारी सर्कुलर प्लेट है। इसके बीच में ये जो डायमीटर होता है, ये वाला, ये डायमीटर होता है जो कि ये डी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। जो सामने हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में D1 और डी नोट, ये वही डी नोट है ये, है ना। तो ये हमारा सर्कुलर प्लेट होता है। अब क्या होता है कि जब यहां पर इसमें दो चीजें होती हैं कि इसमें अगर हम बात करें तो सेक्शन एक तो 1 दे रखा है यहां पर, एक सेक्शन 2 दे रखा है। जो सेक्शन 1 है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम साइड। और जो सेक्शन 2 की साइड है, यानी कि जो हमारा प्लेट है, ऑरिफिस प्लेट, ऑरिफिस प्लेट से राइट साइड वाले पोर्शन को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और इससे पहले वाले पोर्शन को यानी कि सेक्शन 1 को हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं। सेक्शन 1 को अपस्ट्रीम इस वजह से कहते हैं क्योंकि फ्लो हमारा 1 से 2 की तरफ हो रहा है। तो जहां से हो रहा है तो उसको हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं, और जहां की तरफ हो रहा है जिस साइड में, उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जो है सेक्शन 1 और 2। अब अगर हम यहां पर बात करें तो सेक्शन 1 जो है, इसकी डिस्टेंस जो होती है सर्कुलर प्लेट से, ये वाली डिस्टेंस जो होती है, ये डिस्टेंस होती है हमारी, इसको हम लोग L1 अगर मैं नाम दूं अभी फिलहाल के लिए, तो ये जो L1 होता है, ये L1 होता है 1.5 से लेकर के 2 ऑफ डी। यहां पर डी क्या है, डी है डाया ऑफ पाइप, यानी कि जो हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है। अब अगर बात करें L2 की, सेक्शन 2 की तरफ जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, इस डिस्टेंस की, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं D2, सॉरी L2, इसको कहते हैं L2। ये जो L2 है, ये जो L2 है,
L2 की जो डिस्टेंस होती है ये हाफ ऑफ होता है डी नोट की। डी नोट मतलब डायमीटर ऑफ ओरिफिस का। तो ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं सेक्शन 1 और 2 को जो कंसीडर करते हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस होती है, जो कि मैंने बताया L1 और L2। इस वाली डिस्टेंस पर हम इसको फिक्स करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को। तो होता क्या है कि यहां पर जब हमारा ये फ्लो अंदर की तरफ एंट्री करता है, तो फ्लो जब एंट्री करता है, एंट्री करने पर जैसे जैसे फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव करता है 2 की तरफ, तो जेट के तौर पर करता है। तो सेक्शन 2 पर जैसे ही फ्लूइड का जेट आता है, उस टाइम वहां पर फ्लूइड के जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम हो जाता है। तो जहां पर सबसे कम एरिया होता है वो सेक्शन 2 पर देख रहे होंगे आप, ये वाला, ये जो एरिया है आप यहां पर देख रहे हैं, सेक्शन 2 पर सबसे कम एरिया दिखाई दे रहा है। तो जहां पर फ्लूइड के जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होता है, तो उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। उस जगह का नाम देते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा वो जगह होती है जहां पर जो फ्लूइड का जेट है उसका एरिया सबसे कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो इसका मतलब यह है कि जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है वहां पर एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फ्लूइड के जेट का। इसी वजह से वहां पर अगर मैं D2 की बात करूं, तो D2 पर जो डायमीटर होगा वो आपका कम हो जाएगा। जब डायमीटर कम होगा तो वेलोसिटी वहां पर बढ़ जाएगी और प्रेशर जो होगा वो वहां पर कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनती है सेक्शन 2 पर। अब अगर सेक्शन 1 और 2 में एक चीज और देखें, तो नीचे हम जो देख रहे हैं वो डिफरेंशियल मैनोमीटर देख रहे हैं। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या है कि मैंने कहा कि सेक्शन 2 पर तो ये कंडीशन दिखाई दी। अब सेक्शन 1 पर क्या होगा? अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो डायमीटर तो ज्यादा है सेक्शन 1 पर, आप देख रहे हैं। अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है और प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। वो जो प्रेशर ज्यादा होता है उस प्रेशर की वजह से यहां पर जो लिक्विड आता है ना, ये अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए वाटर जब इसके अंदर एंट्री करेगा डिफरेंशियल मैनोमीटर की तरफ, तो हमारा यहां पर जो मरकरी होता है, मरकरी के लेवल को 1 वाले पोर्शन की तरफ कम कर देगा और 2 की तरफ ज्यादा कर देगा। अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच लेता हूं, तो इस लाइन से जब मैं इस डिस्टेंस को देखता हूं तो उस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूं एक्स। एक्स क्या है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर की एक हाइट है, और वो हाइट किस वजह से बनी? सेक्शन 1 पर प्रेशर ज्यादा है और उस प्रेशर की वजह से जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है, उस लिक्विड, वो जो लिक्विड है प्रेशर की वजह से आया और उस लिक्विड ने जो मरकरी है मरकरी के लेवल को बढ़ा दिया। तो एक हमने डेटम लाइन मान ली है ये वाली, इस डेटम से ऊपर की जो डिस्टेंस बनेगी वो एक्स बनेगी। एक्स होता है हमारा, यहां पर एक हाइट बन रही है एक तरीके से। अब ये एक्स क्या काम करता है? एक्स की वजह से हम लोग प्रेशर हेड निकालते हैं, और प्रेशर हेड क्या होता है? P अपॉन में ρg इज इक्वल टू एच, ये निकालते हैं, यानी कि एच निकालते हैं। एच कैसे निकालते हैं? मैंने केस 2 पढ़ाए थे आपको, केस 1 और केस 2। अगर आपको ध्यान हो वेंचुरीमीटर में, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता था, 2 केस बताए थे, एक केस का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। मान लीजिए एक्स है और यहां पर था हमारा एस एच अपॉन में एस नॉट माइनस 1। तो अगर आपको स्पेसिफिक, एस एच क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड, एस नॉट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड। अगर ये दोनों दे रखी होंगी और x की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से हम लोग h निकाल सकते हैं। अगर h हमारा निकल आएगा तो हम वहां से P अपॉन रो जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखा है अगला वाला, डी नोट जो होता है, डी नोट होता है हाफ ऑफ D1। D1 मतलब जो पाइप का डायमीटर है उसका हाफ होता है ओरिफिस का जो डायमीटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में ये होता है कि जब ये जो यहां पर डायमीटर 2 जो है, यानी कि वीना कॉन्ट्रैक्टा जब बनता है, तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से इस पॉइंट पर क्या होता है? यहां पर एडीज जो होती है, वो एडीज लॉस जो होता है, वो एडीज लॉस यहां पर जनरेट हो जाता है। तो एडीज लॉस में क्या होता है? आपने देखे होंगे बुलबुले टाइप के उठ जाते हैं और एक ही जगह पानी
के इकट्ठे हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं एडीज लॉस। एडीज लॉस, इस एडीज लॉस की वजह से कई सारी चीजें होती हैं, जैसा कि ये पॉइंट है, इन ऑरिफिस मीटर लॉसिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ड्यू टू फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेट हो रहा है ना, तो फ्लो सेपरेट की वजह से ही एडीज जनरेट हो रही है, वो उन एडीज की वजह से हमारा एडीज लॉस हो रहा है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट था। अब अगर हम आगे बात करें, तो आगे इसके डेरिवेशन पर बात करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, तो जो हमारे दो सेक्शन हमने जो माने हैं, हमने यहां पर ये जो दो सेक्शन माने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इस सेक्शन 1 और 2 पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन कर देते हैं, यहां पर और यहां पर। तो हम जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन है सेक्शन 1 और 2 पर। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मैं P1 अपॉन रो जी और Z1 को एक साइड ले लेता हूं, यहां से इस वाले पोर्शन को इसको, और जो दूसरी साइड से सेम पोर्शन को जब मैं इधर लेकर के आता हूं, तो वो पोर्शन दूसरा वाला माइनस का हो जाता है, और यहां से V2 की तरफ V1 वाले पोर्शन को ले जाते हैं, तो एक जैसा पोर्शन हम एक जगह कर लेते हैं। तो जो P1 अपॉन रो जी होता है प्लस Z1 क्या होता है कि एक ये हमारी डेटम लाइन होती है कोई। अब इस डेटम लाइन से अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 1 की ही, सपोज कर लिए सेक्शन 1 पर हाइट जब देख रहे हैं हम सेक्शन 1 पर, और ये सेक्शन 2 है हमारा, तो यहां पर जो हाइट मिल रही है वो हमें, ये Z1 है और Z2 है, तो ये Z1 इज इक्वल टू क्या है, Z2 के बराबर है। तो ये या तो कैंसिल कर सकते हैं आप, साथ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या है, ये यहां पर ये है कि P1 अपॉन में रो जी जो होता है वो H के बराबर होता है। क्यों होता है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, मैं P इज इक्वल टू हमने बताया था रो जी एच स्टार्टिंग में, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन रो जी, यही प्रेशर हेड होता है। अब ये जो प्रेशर हेड होता है ये H1 के लिए हो गया, है ना। अब H2 के लिए सिमिलरली ये 1 था, तो P2 अपॉन में रो जी, तो ये क्या बन जाएगा, H1 माइनस H2 बन जाएगा। तो यहां कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ये चीज आ गई। H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूं, तो यहां पर एक चीज और निकल करके आती है कि अगर मान लीजिए हम इसको आगे अगर फर्दर बात करते हैं, तो फर्दर कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहां पर जो ये वैल्यू आई है V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका फर्दर एलसीएम ले लेता हूं, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G हो जाएगा इज इक्वल टू H हो गया है। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा हमारा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अगर मान लीजिए मुझे यहां से V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है V2 स्क्वायर की, तो ये बन जाएगी 2GH प्लस में V1। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग आगे बात करने वाले हैं, इसका नाम हम आगे जाकर के देते हैं इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब जो इक्वेशन 1 है, हम कह रहे हैं नाउ सेक्शन 2 इज एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। जो सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 पर हम जो बात कर रहे थे अभी, उस पर क्या था, वीना कॉन्ट्रैक्टा था, है ना। सेक्शन 2 पर क्या था, वीना कॉन्ट्रैक्टा था, जो मैं यहां पर बात कर रहा था, ये क्या था, वीना कॉन्ट्रैक्टा था। एंड A2 रिप्रेजेंट द एरिया, एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, है ना, यही था। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक चीज और ऐड करता हूं मैं यहां पर अलग से, कि यहां पर यह है कि इफ ए नॉट इज द एरिया ऑफ ऑरिफिस, अगर ए नॉट क्या होगा, ऑरिफिस का एरिया होगा, तो हम जानते हैं कि सीसी इज इक्वल टू होगा ये A2 अपॉन में ए नॉट। सीसी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, और कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या शो करता है, यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये शो करता है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा पर, जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है उस पर डायमीटर कम हुआ है। पहले बहुत ज्यादा था, A1 पर आप देख रहे थे, और जो A2 में नाम ले रहा हूं यहां पर वीना कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर एरिया बहुत कम हो जा रहा है।
तो एक तरीके से कितना एरिया कम हुआ उस चीज को ये शो करता है। तो हम एक तरीके से परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में बात नहीं कर रहे हैं, अपने समझने के लिए बात कर सकते हैं कि पहले इतना डायमीटर था, अब इतना चेंज होकर के हो गया है। तो वही चीज ये सीसी रिप्रेजेंट करता है। सीसी होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरीके से। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ए टू इज इक्वल टू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए नॉट इंटू सी सी। हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो a1v1 इज इक्वल टू a2v2 के बराबर होती है। तो जब ये होता है तो हम यहां पर ये भी जान सकते हैं कि यहां से v1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो v1 की वैल्यू हो जाएगी a2 इंटू v2 अपॉन में a1। अब यहां पर जो a2 की वैल्यू आई है, इस a2 की वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पर। तो a2 की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली। तो इसको इस a2 की जगह में इसको पुट कर दूंगा, तो a नॉट इंटू सी सी इंटू वी टू अपॉन में a1। इसको मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे इसको इक्वेशन 1 में लेकर के जाना है। ये इक्वेशन 1 है, यहां पर ये जो v1 है इसकी जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, फिर फर्दर सॉल्व करता हूं आगे। तो ये आ गया हमारा v1 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू सी सी अपॉन में a1 इंटू v2। अब क्या करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1, जो अभी हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। अब यहां पर हम करते हैं कि v2 इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन आई थी अभी, इक्वेशन क्या आई थी हमारी, इक्वेशन ये आई थी v2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आई थी कि v2 इज इक्वल टू √2gh, ये आई थी √2gh प्लस में v1 का स्क्वायर, यही थी ये वाली इक्वेशन जो 1 थी। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो v1 आया है इस v1 को पुट कर देते हैं यहां पर। तो जब ये पुट करेंगे यहां पर तो हम जानते हैं कि v2 इज इक्वल टू √2gh, और a1 की जगह हम ये पुट कर देंगे, v1 की जगह ये v1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां से क्या निकल करके आएगा, यहां से ये निकल करके आएगा कि अब इसको अगर हम आगे इसकी फर्दर बात करें, तो आगे अगर मान लीजिए कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी बात कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये हो जाएगा आपका v2 इज इक्वल टू √2gh प्लस में ए नॉट का स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे कि ये जो पोर्शन है हम इसमें से इस पोर्शन को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। इसका जब हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh रूट में आएगा प्लस में ए नॉट का स्क्वायर सी सी का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, हम v2 वाले पोर्शन को एक साइड में ले जाएंगे, तो ये बनेगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस के इस वाले पोर्शन को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, पूरे को, इस वाले पूरे पोर्शन को। तो क्या बनेगा, ये ए नॉट का स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन में से हम लोग v2 कॉमन ले लेंगे। तो v2 जब कॉमन लेंगे तो v2 का स्क्वायर का कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस ए नॉट का स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर इंटू इतना ही होगा, यही होगा इज इक्वल टू 2gh। अब यही चीज ये वाली है, ये चीज यहां से आई है। अब क्या करेंगे, हम आगे बात करेंगे, यहां से v2 निकाल लेंगे। तो जब हम इस v2 को निकालेंगे इज इक्वल टू 2gh के, तो यहां से v2 जो होगा तो 2gh के नीचे ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यही हमने आगे किया है कि v2 इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर हटा दिया तो ऊपर आ जाएगा रूट में 2gh अपॉन में 1 माइनस रूट में ए नॉट अपॉन में a1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है a1 v1 कर लीजिए, a2 v2 बोल लीजिए, जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं। तो यहां से Q इज इक्वल टू होता है v2 इंटू a2 हमने ले लिया। तो v2 की जगह तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो a2 है, a2 की जगह हमने निकाला था यहां पर ये वाला चीज, तो a नॉट इंटू सी सी। इस a नॉट इंटू सी सी को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे इस जगह, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी थर्ड।
जब ये इक्वेशन थर्ड बनेगी तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है V2 इंटू A2, तो A2 की जगह ये वाला पोर्शन आ गया और V2 की जगह आ जाएगा ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, है ना, ये टोटल। तो जब ये आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास फोर्थ, कुछ इस तरीके से। अब अगर आगे बात करें हम, तो आगे ये है कि हम देखिए अभी हमें थ्योरेटिकल और हम लोग बात करते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज की, तो यहां पर हमें एक्चुअल डिस्चार्ज बनाने के लिए सीडी की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो सीडी की वैल्यू के लिए हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है सीडी का, सीसी और ये सब इस तरीके से। तो हमारा जो अब ये आया था Q इज इक्वल टू, यहां पर आ रहा था सीसी, इसमें ये वाला पोर्शन सीसी था। अब इस सीसी की कोई जगह नहीं होती है, तो क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग बात करते हैं सीडी की, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। तो इस सीसी को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है सीडी इज इक्वल टू दिस। तो यहां से सीसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे, तो ये आपका सीसी आ जाएगा सीडी के टर्म में। तो इस सीसी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन 4 में, पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसमें ये चीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास Q इज इक्वल टू सी डी ए नॉट इंटू अंडर रूट 2GH, है ना। तो ये जो निकल करके आया, ये निकल करके आया हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज, उससे पहले था CD। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल डिस्चार्ज की, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअल डिस्चार्ज की, ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे, हम आगे करेंगे यहां पर कि Q इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि सी डी इज इंटू ए नॉट इंटू अंडर रूट 2G अपॉन में आ गया ये 1 माइनस ए नॉट का अपॉन A1 का स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी डी इंटू ए नॉट इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन में ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका इसके नीचे 1 मान के, तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा सी डी इंटू ए नॉट इंटू A1 इंटू रूट 2GH अपॉन में रूट में A1 का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। यही चीज हमारी ये वाली है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा इसका Q का। और ये जो Q निकल करके आया है, Q निकल करके आया है एक्चुअल डिस्चार्ज, यहां पर एक्चुअल डिस्चार्ज निकल करके आया है। हमने सॉरी थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल डिस्चार्ज निकल करके आया है। दो बताए थे हमने कि सी डी इज इक्वल टू होता है Q एक्चुअल अपॉन में Q थ्योरेटिकल। तो जब सी डी की वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो थ्योरेटिकल होता है, अगर सी डी की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज निकल करके आया है। एक्चुअल डिस्चार्ज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था आपको इससे पहले वाले पार्ट में, तो आप वहां पर देख सकते हैं इसको। अगर आगे हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो हमारा ऑरिफिस मीटर का होता है 0.60 से लेकर के 0.65 तक। इसकी वैल्यू को जनरली हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो 0.61 करते हैं। इसका जो डिस्चार्ज होता है, हम ये कह सकते हैं कि CD की जो वैल्यू है इज मच स्मॉलर देन दैट फॉर वेंचुरी मीटर। क्यों? क्योंकि हमने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि जो वेंचुरी मीटर का जो डिस्चार्ज था वो 0.95 से लेकर के 0.99 था, और जनरली हम इसको कंसीडर कर रहे थे 0.98। तो इससे ये कहीं बहुत ज्यादा कम है, ये कह सकते हैं हम। इसके बेस पर देखिए कई सारे पॉइंट यहां से बनते हैं। तो एक तो आपका ये CD की वैल्यू हो गई, दूसरा आपका ये पॉइंट भी बन सकता है कि यहां पर कौन सा डिवाइस मोर एक्यूरेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो वेंचुरी मीटर मोर एक्यूरेट है देन दी ऑरिफिस मीटर। क्यों? क्यों इस वजह से, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये दो वैल्यू दे रखी है, ये दो वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.61 की और 0.98 दूसरी वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ये हमारे पास इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर मुझे डिस्चार्ज को लेकर के जाना है। यहां पर मेरी वैल्यू 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है,
है ना। तो हमें यहां पर लेकर के जाना है वेंचुरी मीटर से। तो वेंचुरी मीटर से जब मैं लेकर के जाऊंगा इसको, तो वेंचुरी मीटर का सीडी का मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक्चुअल निकालने के लिए। तो अगर मान लीजिए 0.98 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है मुझे 49 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक दूसरा, ये तो था हमारा वेंचुरी मीटर से। दूसरा है हमारा ऑरिफिस मीटर से। मान लीजिए ये हमारा पाइप है, इस पाइप से हम लोग एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर 50 मीटर क्यूब पर सेकंड से हम लोग डिस्चार्ज को लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 का, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 30.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो वैल्यू है कम निकली। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा जितना डिस्चार्ज है उतना ही मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। जबकि हम नहीं चाहते कि हमारा डिस्चार्ज कम मिले। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट डिस्चार्ज कहां पर मिल रहा है, ज्यादा डिस्चार्ज हमें कहां पर मिल रहा है, ए पर मिल रहा है। इस वजह से जो डिवाइस वन है यानी कि वेंचुरी मीटर मोर एक्यूरेट देन दी ऑरिफिस मीटर। दूसरा पॉइंट आपका ये भी हो सकता है कि यहां पर ये जो डिवाइस होती है कि कौन सी चीपर होती है। तो ये स्टार्टिंग में बताया मैंने, ये डिवाइस जो ऑरिफिस मीटर होती है ये चीपर होती है वेंचुरी मीटर से, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट जो होता है वेंचुरी मीटर में वो अच्छा खासा अरेंजमेंट होता है। इस वजह से वो डिवाइस अच्छी होती है और महंगी भी होती है ना, एक्यूरेट भी होती है इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर ये आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये चीजें समझ में आएगी। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा इसके न्यूमेरिकल का। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल है हमारा कि एन ऑरिफिस मीटर with orifice diameter 10 centimeter is inserted in a pipe of 20 centimeter diameter. The pressure gauge is fitted upstream and downstream of the orifice meter gives the reading 19.6 Newton per centimeter square and 9.81 centimeter Newton per centimeter square respectively. Coefficient of discharge for the orifice meter is given as 0.6. Find the डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू पाइप, यानी कि क्यू की वैल्यू पूछी है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन दे रखा होता है उसको हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं फाइंड आउट क्या करा रहा है, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं कैलकुलेशन को। अब देखिए, जैसा कि हमने न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में बताया था आपको डेरिवेशन के बारे में, तो वहीं पर डेरिवेशन हमने डायग्राम बना करके बताया था आपको। तो इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि देखिए, ये वाला जो पहला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ये होता है डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। अब और ये वाला जो पोर्शन है ये होता है आपका ओरिफिस डायमीटर। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये इसको कहेंगे हम लोग D1। ऊपर से नहीं है, ये पाइप का डायमीटर है इसका, यहां से लेकर के और यहां तक ये सर्किल बन रहा है, तो ये कहलाएगा आपका D1। और ये होगा आपका डी नोट, है ना, ये ऑरिफिस मीटर है। तो ये ऑरिफिस का डायमीटर को हम लोग डी नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पाइप का डायमीटर है उसको D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही हमने डेरिवेशन के अंदर बताया था आपको। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पाइप का डायमीटर है उसको हम लोग, हमारा एरिया जो आएगा वो A1 आएगा, और जो ऑरिफिस मीटर है उसका एरिया जो आएगा वो हमारा A नोट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिवन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या दे रखा है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में एक ऑरिफिस मीटर है विद ऑरिफिस मीटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो ये डायमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हुआ हमारा किसका, ऑरिफिस का, डी नोट। तो डी नोट की वैल्यू दे रखी है हमें 0.10 मीटर। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या होगा इसका, अगर मान लीजिए ए नोट इज इक्वल टू, मैं बात करूं इसकी, तो ए नोट होगा π/4 इंटू डी नोट का स्क्वायर, है ना। तो इसका जो एरिया होगा ए नोट इज इक्वल टू π/4 इंटू डी नोट कितना है हमारा, डी नोट है यहां पर 0.10 का स्क्वायर, दैट इज ए नोट की जो वैल्यू मिलेगी हमें, ए नोट की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 7.85 इंटू 10⁻³ उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं D1 की बात करूं, इंसर्टेड इन ए पाइप ऑफ डायमीटर, तो पाइप का डायमीटर है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि D1 इज इक्वल टू, अगर मैं देखिए सारी यूनिट्स को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो हम लोग सेंटीमीटर में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और या फिर हम मीटर में कर सकते हैं। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो जो डिनोट आया है ये 0.10 मीटर में कन्वर्ट किया है हमने सेंटीमीटर को, तब ये वैल्यू आई हमारी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं D1 की, तो D1 की जो वैल्यू होगी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.20। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर A1 की बात करूंगा तो π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, तो A1 इज इक्वल टू जो होगा वो π/4 इंटू D1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0.20
मीटर का स्क्वायर, तो A1 की जो वैल्यू यहां से मिल जाएगी मुझे, A1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.0314 मीटर का स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं इसमें, तो उसके अंदर दे रखा है P1, है ना। तो जैसे आगे बढ़ेंगे हम, इन अपस्ट्रीम ऑफ द ऑरिफिस मीटर गिव्स द, अपस्ट्रीम का मतलब है कि ये जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस से इधर की साइड, और डाउन में डाउन, जो डाउन स्ट्रीम होगी वो हमारा ऑरिफिस से राइट की साइड में हम लोग उस पोर्शन को बोलेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, और लेफ्ट साइड को हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, है ना। तो अप स्ट्रीम में जो दे रखा है हमें, हम उसको, और अप स्ट्रीम वाली साइड को माना है हमने सेक्शन 1, और अप स्ट्रीम वाली साइड को हमने माना है 2, यानी कि P2। अब P1 की जो वैल्यू दे रखी है 19.6 दे रखी है इसमें, 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर मैं मीटर के रूप में कन्वर्ट करूंगा, तो इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हमारी मीटर स्क्वायर के टर्म में आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूं, यहाँ पर P2 जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 9.81 इंटू 10⁴ हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब अगर मैं बात करूं इसमें आगे फर्दर, तो अगर हम बात करें P1 अपॉन रो जी की, तो जो P1 अपॉन रो जी की वैल्यू होगी यहाँ पर, P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 19.6 इंटू 10⁴ अपॉन में रो की वैल्यू 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो जो P1 अपॉन रो जी की वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर, जो P1 अपॉन रो जी की है, ये वैल्यू आएगी 20 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, P1 अपॉन और रो जी को हम लोग बीच में क्यों लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए क्योंकि मुझे P1 अपॉन रो जी और P2 अपॉन रो जी मैं निकाल लूंगा, तो वहां से हम हेड ऑफ डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब हेड ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो वहां से हमें डिस्चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर ये डेटा दे रखा है। इसके बाद जो दे रखा है P2 अपॉन रो जी की अगर मैं बात करूं, तो P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9.81 इंटू 10⁴ अपॉन में 1000 इंटू 9.81। तो जो P2 की अपॉन रो जी की जो वैल्यू होगी, P2 अपॉन रो जी, ये आएगा हमारा 10 मीटर। तो पहला था 20 मीटर। अब यहां पर अगर मैं आगे बात करूं, और क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है 0.6, क्या है ये है CD की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो CD की जो वैल्यू है, CD की वैल्यू दे रखी है हमें 0.6। तो इस तरीके से अब हम, अगर मैं बात करूं H की, तो H क्या निकल करके आएगा भाई, P1 अपॉन रो जी माइनस के P2 अपॉन रो जी, ये हेड का डिफरेंस होता है ना, तो हेड ही तो होता है P1 अपॉन रो जी, तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, यानी कि हेड का एक डिफरेंस निकल करके आएगा, जिसको हम लोग H बात करेंगे। तो H इज इक्वल टू P1 अपॉन रो जी की वैल्यू 20 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू 10। तो मैंने इसी वजह से P1 अपॉन रो जी और P2 अपॉन रो जी की वैल्यू को निकाला था यहाँ पर। तो H इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी हमारी 10 मीटर। अब अगर मैं आगे बात करूं डिस्चार्ज की, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा ही ये था कि डिस्चार्ज फाइंड आउट करिए। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे थे, इसके अंदर पूछा है कि फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ ए वाटर थ्रू ए पाइप। तो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CD A नॉट इंटू A1 रूट में 2GH अपॉन में, फॉर्मूला होता है हमारा ये A1 का स्क्वायर, जो कि मैंने अभी ड्राइव कराया था, A नॉट का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे सारी। Q इज इक्वल टू CD की वैल्यू 0.6 और A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू A1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी अभी 0.0314 इंटू √2GH की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू H की वैल्यू आई हमारी 10 मीटर। इसी तरीके से अगर मैं नीचे बात करूं इसमें, तो नीचे क्या होगा, रूट में A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। A1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.0314 का स्क्वायर माइनस के 7.85 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी 0.0682 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही हमारा
आंसर होगा। अगर इसी को हमें लीटर के टर्म में अगर पूछता है क्वेश्चन में, वैसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर पूछ ले कि फाइंड द डिस्चार्ज, इस तरीके से पूछे कि फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ ए वाटर थ्रू ए पाइप इन लीटर पर सेकेंड, तो उस तरीके से हम लोग क्या बात करेंगे, तो Q इज इक्वल टू सिंपल 0.0682, हम जानते हैं कि एक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इसमें जो होगा मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 के बराबर होता है, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 की जब वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू जो आएगी हमारी, इसमें Q की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 68.21 लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर डेटा देखते हैं कि डेटा क्या गिवन दे रखा है, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है हमारा, द हेड ऑफ वाटर ओवर एन ओरिफिस ऑफ डायमीटर 40 mm is 10 meter. Find the actual discharge and actual velocity of the jet at Vena contacta. Take CD is equal to 0.6 and CV is equal to 0.98. इट मीन सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन पर। तो डेटा क्या गिवन है, कह रहा है कि हेड ऑफ वाटर ओवर ओरिफिस डायमीटर, तो ओरिफिस का डायमीटर जो है वो कितना है, यानी कि डी नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें, डी नॉट की वैल्यू दे रखी है 40 mm, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी मेरी 0.40 मीटर। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ए नॉट की बात करूं तो ए नॉट भी कैलकुलेट कर सकता हूं, हम जानते हैं कि पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर 0.040 आएगा, ये 0.040 का स्क्वायर। तो यहीं पर अगर हम ए नॉट की बात करेंगे तो ए नॉट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए नॉट आएगा निकल करके 1.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा होगा ए नॉट। अच्छा, आगे क्या दे रखा है कि जो 40 ओरिफिस का डायमीटर है, ये ध्यान रखना, ओरिफिस का डायमीटर क्या होता है, वो डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पाइप का डायमीटर होता है वो हमारा D1 होता है, तो वहां से A1 कैलकुलेट करते हैं। तो पाइप का डायमीटर दे नहीं रखा, तो हमें दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर ओरिफिस का डायमीटर यानी कि डी नॉट। तो उस पर कह रहा है कि वो जो डायमीटर ऑफ ओरिफिस है उस पर जो हेड की वैल्यू दे रखी है यानी कि एच की वैल्यू वो दे रखी है हमें 10 मीटर, क्वेश्चन के अंदर ये डेटा गिवन दे रखा है। और इसमें सी डी की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है 0.6 और सी वी की वैल्यू है यहाँ पर 0.8। तो मैंने बताया था सी डी कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, सी वी कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। इसके अंदर पूछा क्या है, अगर मैं फाइंड की बात करूं तो फाइंड यहाँ पर करा रहा है भैया कि फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज यानी कि क्यू एक्चुअल, एंड दूसरा है एक्चुअल वेलोसिटी वी एक्चुअल, ये दो चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये दो चीजें पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नंबर 1 डाल लेता हूं, तो यहाँ पर नंबर 1 में हम जानते हैं कि क्यू एक्चुअल, जैसा कि मैंने ओरिफिस का डेरिवेशन अभी बताया था तो उसमें ये सब कुछ डिस्कस किया था, क्यू एक्चुअल अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल होता है हमारा सी डी के बराबर, है ना, तो कॉफिशिएंट डिस्चार्ज के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्यू टी एच की, तो क्यू टी एच की बात करते हैं हम, तो क्यू टी एच क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, थ्योरेटिकली होगी। तो हम बात करें एरिया की, तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अगर वी टी एच निकाल लें यानी कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकाल लें हम, तो यहाँ से क्यू टी एच की वैल्यू मिल जाएगी हमें। वी टी एच इज इक्वल टू क्या होता है, √2 जी एच होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, मैं इसके बाद आपको पिटआउट ट्यूब कराने वाला हूँ, वहां से फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो अभी जस्ट अभी के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना है कि वी टी एच इज इक्वल टू होता है हमारा √2 जी एच। तो वी टी एच इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें 10 मीटर, है ना। तो यहां से जो हमारा वी टी एच आएगा, वी टी एच की वैल्यू निकल करके आएगी 14.007 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकल आई। तो जब थ्योरेटिकल वेलोसिटी आ गई तो हम इसको क्यू टी एच की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा ये। तो एरिया की वैल्यू कितनी है हमारी, एरिया की वैल्यू है ए नॉट की 1.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी टी एच की वैल्यू है 14.007। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये वैल्यू निकल करके आएगी क्यू टी एच की 0.017 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें आगे, तो यानी कि क्यू जो निकल करके आया है हमारा, क्यू निकल करके आया है 0.017 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है,
अब अगर आगे बात करें तो हम जानते हैं कि क्यू एक्चुअल जो मैंने अभी बताया था कि क्यू एक्चुअल अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होता है सी डी। तो क्यू एक्चुअल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आएगी क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी इंटू क्यू टी एच। तो क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.60 और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 0.017। तो क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू ये वैल्यू निकल करके आएगी 0.010 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से क्यू एक्चुअल निकल आया। एक तो हमें यही पूछा था, तो एक आंसर मेरा ये आ गया। अगर मैं दूसरे आंसर पर बात करूं तो दूसरा आंसर है, हम जानते हैं वी एक्चुअल अपॉन में होता है वी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू सी वी। सिमिलरली ये उसकी तरह है, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल की तरह है ना, जो मैंने डेरिवेशन में भी आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करूं तो वी एक्चुअल इज इक्वल टू बन जाएगा ये सी वी इंटू वी टी एच। तो सी वी क्वेश्चन में दे रखा है और वी टी एच मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से हम वी एक्चुअल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी वी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है, सी वी होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 इंटू वी टी एच की वैल्यू हमने निकाली है 14.007। तो यहां से मैं वी एक्चुअल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 13.726 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा आंसर था। ये तो ये दो ही चीजें पूछी थी, एक पूछा था इसके अंदर एक्चुअल वेलोसिटी और दूसरा पूछा था एक्चुअल डिस्चार्ज। तो इस तरीके से मैंने दोनों आंसर को फाइंड आउट करा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको डेरिवेशन ऑरिफिस मीटर के बारे में समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपको डेरिवेशन भी समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे भी और वीडियो लेकर के आता रहूंगा। इसके बाद मैं वीडियो लेकर के आऊंगा आपको पिट और ट्यूब के बारे में। थैंक यू, टेक केयर।